प्रिय विद्यार्थियों, विद्या भारती की ऑनलाइन कक्षा में मैं सुशील कुमार शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज कक्षा 12 के जो जीव विज्ञान है उसके अंदर अपन अध्याय नंबर 2 का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंदर हमने जो लघु बीजाणु हैं जनन की प्रक्रिया के द्वारा परागकण का निर्माण किस प्रकार से होता है वो अध्ययन किया था। और जो लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में उपस्थित थे और उन चतुष्क के अंदर जब अपघटन होता है तो उससे परागकणों का निर्माण होता है। अब अपन इसके आगे की जो कक्षा है इसके अंदर आज पराग कोश का प्रस्फुटन किस प्रकार से होता है। पराग कोश का स्फुटन। जो परिपक्व पराग कोश की भित्ति के फटने की क्रिया पराग कोश का स्फुटन पराग कोश का स्फुटन कहलाती है। यानी कोई भी परिपक्व पराग कोश होता है उसके भित्ति के फटने की क्रिया या टूटने की जो प्रक्रिया है वो पराग कोश का स्फुटन कहलाती है। और ये जो क्रिया है इस क्रिया में जो अंतःस्थिशियम की ओष्ठीय जो कोशिकाएं होती है वो सहायक होती है। यानी स्फुटन का कार्य इन अंतःस्थिशियम की जो ओष्ठीय कोशिका है उनकी सहायता से किया जाता है। जो पराग कोश का स्फुटन है ये अलग अलग प्रकार के जो पादप होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार का होता है, जिसकी निम्न विधियां हैं। यानी इसकी कई प्रकार की विधियां हैं वो काम आती है, जिसके अंदर जो पहली विधि है उस विधि का नाम है लंबवत, या इसको कहते हैं अनुदैर्ध्य स्फुटन। दूसरी विधि इसके अंदर आती है अनुप्रस्थ स्फुटन। तीसरी है इसके अंदर कपाटीय स्फुटन। और चौथी आती है छिद्रमयी या रंध्र स्फुटन। ये 4 प्रकार के स्फुटन की जो विधियां हैं, इन विधियों के द्वारा जो परिपक्व पराग कोश होता है उस पराग कोश की भित्ति का स्फुटन है वो होता है। जो सबसे पहले है, पहली अपन को दे रखा है
लंबवत या अनुदैर्ध्य स्फुटन। जो लंबवत या अनुदैर्ध्य प्रकार का जो स्फुटन है, इस प्रकार के स्फुटन में परिपक्व परागकोश की जो भित्ति है वो लंबवत या अनुदैर्ध्य तल से फट जाती है और इस प्रकार का जो स्फुटन है वो लंबवत या अनुदैर्ध्य स्फुटन है वो कहलाता है। इसका जो उदाहरण आता है, इसके अंदर जो उदाहरण है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। इसका एक उदाहरण आता है कपास, दूसरा है गुड़हल, धतूरा आदि के अंदर इस प्रकार का लंबवत प्रकार का स्फुटन है वो देखने को मिलता है। दूसरा है इसके अंदर जो बिंदु है वो है, पहला लंबवत स्फुटन था और दूसरा है अनुप्रस्थ स्फुटन। अनुप्रस्थ स्फुटन जो अनुप्रस्थ स्फुटन है, इस प्रकार के स्फुटन में परिपक्व परागकोश की जो भित्ति है वो अनुप्रस्थ तल से फट जाती है। एक होता है लंबवत, लंबवत का मतलब इस प्रकार से फटना है और अनुप्रस्थ का मतलब है इस प्रकार से जो फटने की प्रक्रिया है वो अनुप्रस्थ तल से समानांतर, क्षैतिज के समानांतर तल से है वो फट जाती है। तो इस प्रकार का जो प्रस्फुटन होता है उसको अनुप्रस्थ प्रस्फुटन कहते हैं। और इसका जो उदाहरण है, इसके अंदर उदाहरण आता है वो आता है तुलसी, यानी तुलसी के अंदर इस प्रकार का स्फुटन है वो देखने को मिलता है। इसके आगे है तीसरा जो स्फुटन है, तीसरे प्रकार का जिसको कपाटीय स्फुटन कहते हैं। कपाटीय स्फुटन जो कपाटीय स्फुटन है इस प्रकार का जो स्फुटन है में परिपक्व जो परागकोश की जो भित्ति है एक या दो या अधिक कपाटों में खुल जाती है।
तो इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उसको क्या कहते हैं, कपाटीय प्रकार का जो स्फुटन है वो पाया जाता है। और इस प्रकार का जो स्फुटन है उसका जो उदाहरण है, इसके अंदर उदाहरण के रूप में जैसे आता है दालचीनी के अंदर, एवं एक आता है बरबेरी इत्यादि में क्या होता है, कपाटीय प्रकार का स्फुटन है वो देखने को मिलता है। इसके बाद में है चौथा जो स्फुटन है छिद्रमय या सरंध्र स्फुटन। छिद्रमयी या सरंध्र स्फुटन जो छिद्रमयी स्फुटन है कि इस प्रकार के स्फुटन में जो परिपक्व पराग कोश की जो भित्ति है या जो पराग कोश है उसकी जो पालियों में ऊपरी सिरों पर कुछ सूक्ष्मतम छिद्र या रंध्र पाए जाते हैं, जिनसे परागकण बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्फुटन होता है उस स्फुटन को छिद्रमय या सरंध्र स्फुटन कहा जाता है। और इस प्रकार का जो स्फुटन है इसका जो उदाहरण है, ये ज़्यादातर जो सोलेनेसी कुल के या सोलेनेसी जो प्रजातियां होती है उसके पादपों में इस प्रकार का उदाहरण है। जैसे इसके अंदर आता है आलू, बैंगन या अन्य सोलेनेसी प्रजातियां एवं मकोए आदि के अंदर जो बैंगन है या सोलेनेसी कुल की जो प्रजातियां हो सकती है, आलू है या मकोए है, उनके अंदर इस प्रकार का छिद्रमय या सरंध्र प्रकार का स्फुटन है वो देखने को मिलता है। तो जो परागकोश की जो भित्ति होती है वो 4 प्रकार का स्फुटन हमने देखा है। पहला है लंबवत, जिसके अंदर कोई भी जो परागकोश होता है वो लंबवत तल से इस प्रकार से। दूसरा है अनुप्रस्थयनी, जो भूमि है क्षैतिज उसके समानांतर तल से। कपाटीय, जिस प्रकार से केले के छिलके हैं उनको अपन उतारते हैं तो उस प्रकार से उसके अंदर कई प्रकार के जो परागकोश होता है उसमें कई सारे कपाट है, उसके रूप में उसका स्फुटन होता है। और छिद्र में जो परागकोश की जो पालियां होती है उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म हैं वो छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा परागकण है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार के 4 प्रकार के स्फुटन हैं वो होते हैं। अब इसके आगे आता है परागकोश की संरचना किस प्रकार की होती है। जो परागकोश है उसकी संरचना का
किस प्रकार से होती है। आगे बिंदु है पराग कोश की संरचना। हमने जो पीछे की कक्षा में अध्ययन किया था कि जो लघु बीजाणु जनन है उसके द्वारा लघु बीजाणु या पराग कणों का निर्माण होता है, और जो लघु बीजाणु या जो पराग कण है ये जो नर युग्मकोद्भिद है कि प्रथम कोशिका या अवस्था होती है, और जो पराग कोश का स्फुटन होता है उसमें से जो पराग कण निकलते हैं वो पराग कण यानी लघु बीजाणु के रूप में अगर वो पराग कण पाए जाते हैं तो वो एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। हमने चतुष्क के बारे में 5 प्रकार के चतुष्क के बारे में पढ़ा है। जब ये चतुष्क के द्वारा लघु बीजाणु अलग होते हैं तो इनका आकार तेजी से बढ़ता है, और तेजी से बढ़ने के बाद में ये क्या होते हैं गोलाकार आकृति के अंदर, कि भाई किसी भी प्रकार की जो लघु बीजाणु धानी होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, जो लघु बीजाणु हैं वो चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। और जब इन लघु बीजाणु धानियों में से जब ये लघु बीजाणु पृथक होते हैं तो ये क्या होते हैं आकार में बड़े हो जाते हैं और गोलाकार आकृति के होते हैं। और जो लघु बीजाणु हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है कि लघु बीजाणु कह सकते हो आप इसको, या इसको परागकण कहा जाता है। ये जो परागकण हैं ये एक कोशिकीय संरचना होती है एवं एक केंद्र की संरचना, और इसके अंदर जो केंद्रक होता है वह स्पष्ट एवं जो कोशिका होती है उसमें सघन या गाढ़ा कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यानी और जो परागकण या लघु बीजाणु हैं इनके अंकुरण के द्वारा ही जो अंकुरण है अंकुरित होने की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा ही क्या बनता है नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। और जो नर युग्मकोद्भिद होती है या परागकण होते हैं उसकी प्रकृति क्या होती है अगुणित प्रकृति के होते हैं। जो परागकण हैं उस परागकण के जो चारों ओर है वो एक 2 स्तरीय आवरण पाया जाता है। यानी जो परागकण है उस भाई परागकण है उसका आकार है वो गोलाकार आकृति का है, और इसके ऊपर क्या पाया जाता है एक द्विस्तरीय, इस प्रकार से आवरण है वो इसके ऊपर पाया जाता है। जो सबसे बाहर की ओर जो बाह्य आवरण होता है इसका,
ये बाह्य आवरण होता है, ये मोटा एवं खुरदरी प्रकृति का होता है। यानी जो बाह्य आवरण होता है वो क्या होता है, मोटा होता है और खुरदरी प्रकृति का होता है। और इसके ठीक नीचे की ओर एक आवरण और पाया जाता है जिसको आंतरिक आवरण, जो क्या होता है, पतला या महीन एवं झिल्ली के समान होता है, कोमल होता है, कोमल एवं मृदु प्रकृति का होता है। जो बाह्य आवरण है जो मोटा एवं खुरदरी प्रकृति का होता है, इस आवरण को क्या कहते हैं, बाह्य चोल। और जो आंतरिक आवरण होता है, जो पतला, महीन या झिल्ली के समान, कोमल एवं मृदु प्रकृति का होता है, इसको अंतःचोल। यानी जो बाह्य आवरण है इसको बाह्य चोल और जो अंदर का आवरण है उसको अंतःचोल कहते हैं। जो अंतःचोल होता है, ये अंतःचोल कुछ रासायनिक पदार्थ जिसके अंदर आता है पेक्टिन एवं सेलुलोज से मिलकर बना होता है। यानी जो अंतःचोल होता है वो पेक्टिन और सेलुलोज का बना होता है, और जो बाह्य चोल होता है, ये बाह्य चोल स्पोरोपोलिनिन नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। जो स्पोरोपोलिनिन होता है, ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर प्रकृति का होता है। जो स्पोरोपोलिनिन है ये क्या होता है, अत्यधिक कठोर प्रकृति का होता है। अतः इसका जैविक हो सकता है एवं भौतिक जो अपघटन है वो आसानी से नहीं हो पाता है। यानी ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए ये क्या करेगा, ये परागकण को प्रतिरोधक क्षमता, यानी इसके द्वारा परागकण को प्रतिरोधक क्षमता है वो प्रदान की जाती है। ये परागकण की लंबे समय तक सुरक्षा करने का कार्य करता है। यानी जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये क्या करता है, इसकी लंबे समय तक सुरक्षा करने का कार्य करता है। इसके अंदर दो बिंदु और आते हैं। एक बिंदु आता है इसके अंदर पोलन किट और दूसरा है
पराग एलर्जी। ये क्या होते हैं? जो आपने एक शब्द सुना होगा परागण। एक होता है परागकण और एक होता है परागण। परागण अपनी छोटी कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं। परागण का मतलब होता है जो पुष्प है उस पुष्प के अंदर क्या होता है, और जो पुष्प है इसके अंदर ये जो भाग है ये पुंकेसर, और ये जो भाग है उसको सम्मिलित रूप से स्त्री केसर कहते हैं। तो इस पुंकेसर के अंदर जो ऊपर का भाग होता है ये जो परागकोश, ये पूतंतु होता है। इस परागकोश से जो परागगण हैं, परागकण हैं, उन परागकणों का पुष्प की जो स्त्री केसर है जिसको कहते हैं वर्ती काग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? परागण की क्रिया कहलाती है। और उसी से संबंधित जो परागण की क्रिया है उसको एक निश्चित प्रकार के माध्यम के द्वारा है, जो विभिन्न प्रकार के कीटों के माध्यम से, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से आदि के द्वारा हो सकती है। उसी से संबंधित एक बिंदु है पॉलन किट। और इस पॉलन किट का जो अभिप्राय है कि यदि पुष्प में परागण की क्रिया कीटों के द्वारा की जाती है एवं इस प्रकार के जो परागकण हैं की सतह पर एक पतली तेलीय परत पाई जाती है जिसे पॉलन किट, यानी इस प्रकार की जो पतली परत है उस पतली परत को क्या कहते हैं? पॉलन किट कहा जाता है। और ये जो पॉलन किट है ये क्या करती है? ये परागकण की सतह को चिपचिपा विशेष रंग एवं गंध प्रदान करती है। और इस प्रकार की जो परत है उस परत का जो निर्माण है वो निर्माण कौन करता है? टेपिटम जो होता है कि कोशिकाओं के द्वारा इसका निर्माण होता है। और इसका जो पॉलन किट है इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी होते हैं, जिसके अंदर जो पहला कार्य है वो क्या करता है? कीटों को आकर्षित करने का कार्य है वो इसकी सहायता से किया जाता है। दूसरा जो कार्य आता है इसका वो आता है कि परागकण को कीटों के शरीर पर चिपकने में सहायक होता है। और जो तीसरा कार्य होता है इसका वो होता है पराग कणों की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य है वो इस पॉलन किट की सहायता से किया जाता है।
तो ये पॉलन कीट है वो कीटों को आकर्षित करने का कार्य भी करता है। पराग कणों को कीटों के शरीर पर चिपक करके उसको वर्तिकाग्र तक पहुंचाने की क्रिया है वो इसके द्वारा की जाती है, तभी तो इसको कीटों के द्वारा परागण की क्रिया है वो कही जाती है। और पराग कणों की पराबैंगनी जो विकिरणें आती है सूर्य के द्वारा, उनसे पराग कणों को क्षति पहुंचने से उनकी सुरक्षा करने का कार्य है वो इस तेलीय परत की सहायता से यानी पॉलन कीट की सहायता से किया जाता है। अब इसके अंदर जो दूसरा बिंदु है पराग एलर्जी। ये पराग एलर्जी क्या है? जो पराग एलर्जी है कि भाई हमने एक परागकण है, उस परागकण के अंदर इस प्रकार की जो संरचना है जिसके अंदर ये क्या है, इसका अंतःचोल और जो ये वाला भाग है जो इसका बाह्य चोल। और आपको इस परागकण की जो संरचना दिखाई दे रही है, इस संरचना के अंदर जो बीच बीच में इसके अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, कुछ खाली जगह इस प्रकार से कुछ खाली जगह दिखाई दे रही है। यानी ये क्या है, एक प्रकार से कुछ सूक्ष्म छिद्र के नुमा संरचना दिखाई दे रही है। इस प्रकार के जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको कहते हैं जनन छिद्र। और ये जो जनन छिद्र है, इन जनन छिद्रों की जो प्रवृत्ति होती है वो द्विबीजपत्री जो पादप होते हैं उसके परागकणों के ऊपर 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं। और जो एक बीजपत्री है पत्री पादप होते हैं उसमें केवल एक जनन छिद्र है वो पाया जाता है, जिनकी सहायता से परागकण बाहर निकलते हैं या इसके द्वारा पराग नलिकाओं का निर्माण होता है। जो पराग कोष के परिवर्धन या विकास की प्रक्रिया पढ़ेंगे उसके अंदर इसके बारे में आगे डिटेल से बात करेंगे। अब इसके अंदर जो हमने दूसरा बिंदु था पराग एलर्जी, तो जो बाह्य चोल होता है उस बाह्य चोल के अंदर क्या पाया जाता है, एक स्पोरोपोलेनिन नामक रासायनिक पदार्थ पाया जाता है। यानी ये जो पदार्थ होता है इसके अंदर क्या पाई जाती है, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ में एक प्रोटीन पाई जाती है। और ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन क्या है कि ये जो प्रोटीन है वायुमंडल में अगर नमी के संपर्क में आ जाती है तो क्या हो जाती है, वातावरण में फैल जाती है। और फैलने के कारण या कोई नमी युक्त जीव या मनुष्य हो सकता है, मनुष्य के नमी युक्त वातावरण के संपर्क में आती है तो क्या होती है, उसके अंदर ज्वर हो सकता है, खुजली हो सकती है या कई अन्य प्रकार के पराग एलर्जी प्रकार के जो रोग है वो उत्पन्न करती है। इसी प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, पराग एलर्जी कहा जाता है। और इसके अंदर कुछ अन्य प्रकार के जो पादप होते हैं उसमें जो प्रोटीन है, जो बाह्य चोल के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है, ये एक विशेष कार्य और भी करती है जिसको पराग स्त्रीकेशन की पारस्परिक क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। और इस पारस्परिक क्रिया के द्वारा क्या करती है, ये जो निषेचन जोन्य जो परागकण है और जो वर्तिकाग्र है उसकी पहचान करने का कार्य है वो इस पराग स्त्रीकेशन की पारस्परिक क्रिया के द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा निषेचन योग्य जो वर्तिकाग्र होती है उसकी पहचान करने का उत्तरदायित्व है वो इस विशेष प्रकार की प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने जो पराग कोष का स्फुटन किस प्रकार से होता है, जो पराग कोष के
द्वारा जो परागकण, हमने जो यहाँ पर बिंदु लिया था वो बिंदु था परागकण की जो संरचना है वो किस प्रकार की होती है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद में इसके आगे वाली जो कक्षा है उसके अंदर अपन परागकण है उसका परिवर्धन या विकास किस प्रकार से होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।